टी अचानक मेरे सामने दौड़कर आ जाती है, जिस पर वो सीधे मेरे चेहरे को पकड़ती है और मुझे जोर से किस कर देती है। फिर वो शर्माते हुए कहती है, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं खुद तुम्हें किस कर लूंगी। यह कहकर वो लाल चेहरा लिए हुए भाग जाती है और जाते जाते भी काफी खुश दिखाई देती है, जिस पर मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, ओह नहीं, मैं फिर से फंस गया। होस्ट, मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। क्या ये अभी भी बहुत यादगार नहीं लग रहा है? ये मेरी बहन के मीठे होंठ थे या फिर किसी बड़ी स्टार के? मैं इतना डर गया था कि सीधा ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जल्दी से घर लौटना पड़ेगा, नहीं तो घर वाली मुझे सच में मार डालेगी। कम्युनिटी में वापस आकर मैं डरते डरते चू शाओशुआंग के घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। दरवाजा खुलता है और चू शाओशुआंग अपने बिखरे हुए बाल ठीक कर रही होती है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसे समझ आ जाता है कि मैं अभी भी यही हूँ। उसका पूरा चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा होता है, जिस पर मुझे देखते ही पिछले कई दिनों का उसका सारा दुख एकदम से बाहर आ जाता है। वो सीधे मेरे सीने से लगकर रोने लगती है, जिस पर मैं उसके उस थके हुए चेहरे को देखकर अंदर से पूरी तरह गिल्टी फील करता हूँ। पिछले 7 दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे हर रात यही सपना आता था कि मैं डिटेंशन सेंटर में फंसा हुआ हूँ और वो सिर्फ मेरी मदद की आवाज सुन रही है। लेकिन जब मैं सही सलामत वापस आ जाता हूँ, तब वो अपना सारा डर, गुस्सा और बेचैनी बाहर निकाल देती है, जिस पर वो मेरी पसंद का खाना बनाकर टेबल पर रखती है। मेरी फेवरेट डिश सामने रखी होती है और हाथ धोकर अच्छे से तैयार होने के बाद वो अचानक बहुत ध्यान से पेई ल्यूसी के बारे में पूछने लगती है। तभी मुझे पता चलता है कि पेई ल्यूसी की खबर बाहर आने के अलावा झो वेनेओ के इतनी जल्दी पीछे हटने की वजह शू शाओशुआंग के पीछे खड़ा ऑब्सीडियन ग्रुप भी था, जिस पर शू शाओशुआंग मुझसे पूछती है, पेई ल्यूसी के साथ आखिर हुआ क्या था? मुझे चुप देखकर वो तुरंत मेरे पास आ जाती है, जिस पर वो गुस्से और जलन से कहती है, उस दिल चुराने वाली बिल्ली को जो मिला वो मुझे भी चाहिए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मेरा चेहरा पकड़कर मुझे किस कर देती है, जिस पर मैं अपने होंठ छूता हूँ और फिर से अंदर ही अंदर पछताने लगता हूँ। इसके बाद वो मेरे लिए खाना बनाती रहती है और जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है, तब वो चुपचाप मेरी बाहों में आकर टिक जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, जिस पर मैं उसे धीरे से उठाकर बेडरूम में ले जाता हूँ। वो आधी नींद में मेरा हाथ पकड़ लेती है और 10 सेकंड के अंदर ही सो जाती है। मैं बेड के किनारे बैठकर उसका हाथ धीरे से पकड़े रहता हूँ और उसे गुड नाइट कहता हूँ। लेकिन शहर के दूसरे कोने में मुझे बिना पता चले मेरे खिलाफ एक शिकार शुरू हो चुका होता है। बेइज्जत हो चुका जो वेनेओ एक पागल जुआरी की तरह अंडरग्राउंड गैंग यूलिंग सोसाइटी के सानिया के पास पहुंचता है। भले ही मैं अब थोड़ा फेमस हो चुका हूँ और कई लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन उसके सामने जो वेनेओ सीधे 7 मिलियन रख देता है, जिस पर वो कहता है 5 मिलियन उसकी जान लेने के लिए और बाकी 2 मिलियन अगर तुम चाहो तो जैसे भी करना। और मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मैं बस शू शाओशुआंग के बेड के पास बैठा रहता हूँ और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह की धूप कमरे में आती है। शू शाओशुआंग एक प्यारा सा एप्रन पहने खड़ी होती है। टेबल पर उसके हाथ से बने फ्राइड डॉ स्टिक्स और टोफू सूप रखे होते हैं। उस पल वो बिल्कुल नई नई शादी हुई वाइफ जैसी लग रही होती है, जिस पर मुझे कल का दिन याद आता है। एक ही दिन में मुझे मेरी 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स ने किस किया था और मंदिर में कंसंट्रेशन मैंने इतने समय से प्रैक्टिस करके बनाई थी, वो अब पूरी तरह हिल चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर था कि मैं फिर वही पुरानी गलती दोबारा कर दूंगा। तभी शू शाओशुआंग मुझे देखती है और कहती है, जोयांग, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट करो। मैं जैसे ही खाने बैठने वाला होता हूँ, तभी दरवाजे पर नॉक होने लगती है। मैं कैट आई से बाहर देखता हूँ और अगले ही पल मेरी जान ही निकल जाती है। बाहर पेई ल्यूसी खड़ी होती है। मैं डर के मारे सोचने लगता हूँ, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अब तो सब खत्म हो गया। मैं जल्दी से बात छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शू शाओशुआंग तुरंत कुछ गड़बड़ फील कर लेती है, जिस पर अगले ही पल उसकी वो प्यारी और शांत वाइफ वाली इमेज गायब हो जाती है और उसकी जगह एक पूरी एटीट्यूड वाली बड़ी लड़की वापस आ जाती है। वो मुझे साइड में हटाते हुए कहती है, तुम ऐसे चोरी चोरी क्या कर रहे हो? हटो, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। मैं उसे रोक भी नहीं पाता और वो सीधे दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के बाहर पेई ल्यूसी खड़ी होती है। वो पहले धीरे से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फिर उसकी नजर शू शाओशुआंग पर पड़ती है, जिस पर दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। सबसे मुश्किल 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स इस पल आमने सामने खड़ी होती हैं। शू शाओशुआंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ओह तो तुम हो बड़ी स्टार। अब समझ आया अभी ये इतना नर्वस क्यों था। जिस पर पेई ल्यूसी भी सीधे मेरी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और वो शू शाओशुआंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शू शाओशुआंग बिना डरे जवाब देती है, ये पूरा बिल्डिंग हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। मैं जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ और जिसके साथ चाहूँ रह सकती हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सिर्फ एक फूलदान जैसी हो। जिस पर पेई ल्यूसी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो कहती है, शू शाओशुआंग, तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे के दम पर तुम इसे अपने साथ रख सकती हो? पेई ल्यूसी की ये बात सीधा शू शाओशुआंग के सबसे दर्द वाले पॉइंट पर लगती है। मैं जल्दी से बात बदलने की कोशिश करता हूँ, जिस पर मैं मुस्कुराते हुए पेई ल्यूसी से कहता हूँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन वो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज इसे मेरे साथ काम पर जाना है।
जिस पर शिव श्याओ शुआंग तुरंत जवाब देती है, मैंने तुमसे पूछा था क्या, तुम इसके लिए फैसले क्यों ले रही हो, तुम होती कौन हो। पी ल्यूसी भी तुरंत पलटकर कहती है, तो मैं भी तुमसे यही पूछती हूँ, तुम खुद को क्या समझती हो। उन दोनों को कॉरिडोर में लड़ने से रोकने के लिए मैं मजबूरी में दोनों को साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठा देता हूँ और फिर मैं खुद उनके बीच में किसी बेचारे वेटर की तरह बैठ जाता हूँ। पी ल्यूसी शुआ शियाशुआंग के बनाए हुए टोफू सूप का एक कौर खाती है। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो अकड़ कर कहती है, ठीक है, किसी तरह खाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई रियल टेस्ट नहीं है। फिर वो शिव शियाशुआंग से पूछती है, क्या तुम रोज खुद खाना बनाती हो। जिस पर शिव शाओ शुआंग शांत होकर जवाब देती है, मैं यूजुअली बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हारी तरह मेरे पास हर दिन इतना फ्री टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ बाहर घूमती रहूं। पी ल्यूसी तुरंत कहती है, अगर टाइम हो तो खाना बनाना सीख लेना चाहिए, कुछ लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं होता। जिस पर शिव शाओ शुआंग सीधे मेरी तरफ देखती है और बात का तीर मेरी तरफ घुमा देती है, ऐसा है क्या, मुझे तो लगा था जो यांग को बाहर का खाना पसंद है। जिस पर ल्यूसी मेरी तरफ देखते हुए पूछती है, जो यांग, तुम्हें आखिर खाना कहाँ खाना पसंद है। और फिर वो दोनों मुझे घूरने लगती हैं। इस सवाल के सामने मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और मुझे लगता है कि मेरा सिर अभी फट जाएगा। जिस पर तभी जब ऐसा लग रहा होता है कि दोनों किसी भी पल मुझ पर टूट पड़ेंगी, तभी मेरा फोन बज जाता है। वो झांग युवेई का कॉल होता है, जिस पर मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, सिस्टर वेई की जय हो। झांग युवेई का ये फोन मेरे लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले तक शुशाओ शुआंग और ल्यूसी की नजरें मुझे जिंदा खा जाने वाली थीं। मैं तुरंत फोन उठाकर कहता हूँ, हेलो झांग, क्या कंपनी में इमरजेंसी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं कंपनी में इमरजेंसी होने का बहाना बनाता हूँ और पूरी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दोनों लड़कियां इतने समय से मेरे साथ हैं कि मेरी आंखें जरा सी भी इधर उधर होती हैं तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिस पर लिविंग रूम, जो पहले से ही भारी माहौल में था, अब और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं बोलना बंद कर देता हूँ और ल्यूसी भी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। उस ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे सच में ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं किसी मौत की सजा के बीच बैठा हूँ। यहाँ तक कि प्लेट में रखे फ्राइड डॉ स्टिक्स भी मुझे किसी टॉर्चर जैसे लगने लगते हैं। पूरा माहौल इतना भारी हो जाता है जैसे हवा भी रुक गई हो। जिस पर मैं जल्दी जल्दी खाना खत्म करता हूँ और वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं ल्यूसी की तरफ देखकर कहता हूँ, बड़ी स्टार, रहने दो, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, मैं तुम्हें मन खुद छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू होने वाला है, मैं तुरंत उठ जाता हूँ और कहता हूँ, रहने दो, मैं सबवे से चला जाऊंगा। इसके बाद मैं वहां से ऐसे भागता हूँ जैसे जान बचाकर निकल रहा हूँ और मेरे पीछे वो दोनों अचानक किसी अजीब से समझौते पर पहुंच जाती हैं। जिस पर शु शाओ शुआंग ठंडे चेहरे से ल्यूसी से कहती है, सिर्फ जुआओ निंग ही वापस नहीं आई है, वो बाई सरनेम वाली औरत भी वापस आ चुकी है और वो भी जुआओ यांग पर नजर रखे बैठी है। इसलिए हमारे बीच लड़ने से अच्छा है कि पहले बाहर वालों से डील किया जाए। और इसी समय मैं सबवे में बैठा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि मैं सच में अपनी जान दांव पर लगाकर जी रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही इन सबके बीच फंसा रहा तो एक दिन सच में खत्म हो जाऊंगा। जिस पर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि आज से मैं लड़कियों से दूर रहूंगा और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगा। लेकिन रियलिटी मुझे एक मौका भी नहीं देती, क्योंकि तभी सबवे में एक स्कूल गर्ल मुझे पहचान लेती है। वो अचानक चिल्लाकर कहती है, क्या तुम जो यांग हो। जिस पर पूरा डिब्बा एकदम से शोर से भर जाता है। कोई फोटो मांगता है, कोई ऑटोग्राफ और कुछ लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाते हैं। मैं किसी शर्मिंदा भगोड़े की तरह किसी तरह उनसे बचते हुए सबवे से नीचे उतरता हूँ। लेकिन कंपनी के नीचे पहुँचने तक भी मेरा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। मैं बस जल्दी से ऑफिस पहुँचना चाहता था। तभी पीछे से एक आदमी हुडी पहने हुए मेरी तरफ आता है और धीरे से पूछता है, तुम झाओ यांग हो, है ना। मैं बिना उसकी तरफ देखे कैजुअली जवाब देता हूँ, अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, अगली बार साइन दे दूंगा। मुझे लगता है कि वो भी कोई फैन है। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी चमक मेरी आंखों के सामने से गुजरती है, जिस पर वो आदमी अचानक नाइफ निकालकर मेरे गले की तरफ वार करता है। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता हूँ, जिस वजह से वो वार मेरे गले की जगह कंधे पर लग जाता है। मेरे कंधे से तुरंत खून निकलने लगता है, लेकिन वो आदमी बहुत तेजी से हरकत करता है। वो मेरा कंधा पकड़ लेता है और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं, उसका नाइफ मेरे पेट में घुस चुका होता है। जिस पर कंपनी के नीचे का वो आम सा रास्ता अगले ही पल किसी डरावने सीन में बदल जाता है। वो आदमी नाइफ वापस खींचने ही वाला होता है कि तभी मैं पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, आग लग गई, जल्दी आओ। मेरी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा होने लगते हैं, जिस पर किलर घबरा जाता है और जल्दी से अपने साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाता है। जमीन पर गिरने से पहले मैं बस इतना कह पाता हूँ, एम्बुलेंस बुलाओ। 5 मिनट बाद मोशन मीडिया के बाहर झांग युवेई मेरा इंतजार कर रही होती है, लेकिन मेरी जगह वहां पे ल्यूसी और शु शाओ शुआंग भी पहुंच जाती हैं। तीनों औरतों को अभी तक ये तय करने का मौका भी नहीं मिला था कि मुझे कौन अपने पास रखेगी। तभी कंपनी का एक एम्प्लॉय भागता हुआ आता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा होता है, जिस पर वो चिल्लाकर कहता है, जो यांग को सबवे स्टेशन पर नाइफ मार दिया गया है, बहुत खून निकल रहा है।
यह सुनते ही शु शाओशुआंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है, जबकि पेई ल्यूसी की आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। उनमें न आंसू होते हैं न डर, सिर्फ पागलपन और गुस्सा होता है। वो बिना कुछ बोले ठंडे चेहरे से मुड़ती है और कहती है, तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, मैं जुआओ निंग को ढूंढने जा रही हूँ। शु शाओशुआंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पेई ल्यूसी बिना एक्सप्रेशन के कहती है, जिसने उसे चोट पहुंचाई है मैं उसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। जिस पर शु शाओशुआंग उसे नहीं रोकती। वो सिर्फ अपना फोन निकालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जोयांग पर हुए इस अटैक के बाद क्लाउड सिटी पूरी तरह बदलने वाली है। एम्बुलेंस के अंदर झांग युवे मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। वो रोते हुए बार बार कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। जिस पर मैं मुश्किल से मुस्कुराता हूँ और उसे कहता हूँ, पेई ल्यूसी मुझे मरने नहीं देगी, चिंता मत करो। डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि नाइफ पर कोई पॉइजन नहीं था। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। फिर मैं मुश्किल से अपना खून से भरा हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ, मैंने उसके हाथ की स्किन अपने नाखूनों में फंसा ली थी, उसमें उसका डीएनए होगा। जल्दी से एविडेंस कलेक्ट करो, चाहे मेरे अंदर सिर्फ एक सांस ही क्यों ना बची हो। जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। क्लाउड सिटी में रेड डार्क ग्रुप को सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड फोर्स माना जाता है, जिसने खुद को सबसे अच्छे तरीके से साफ इमेज में बदल लिया था। और उस ग्रुप की रूलर जुआओ निंग सिर्फ 31 साल की थी। वो क्लाउड सिटी के सबसे अमीर लोगों में से एक थी। इसी समय ये पुरानी अंडरवर्ल्ड क्वीन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही होती है, उस आदमी से मिलने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार भी करती है और सबसे ज्यादा नफरत भी, जोयांग। वो अपने पुराने सख्त कपड़े उतार देती है और उनकी जगह एक लाल रंग की टाइट ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपना होश खो दे। लेकिन फिर भी जोयांग उसके सामने नहीं आता। मेरा इंतजार करने वाली ऑफिस में घुसकर आई हुई पेई ल्यूसी होती है। वो सीधे जुआओ निंग के सामने जाकर कहती है, सही कहा, सिर्फ तुम ही उसे कंट्रोल कर सकती हो, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जिस पर पेई ल्यूसी ठंडे चेहरे से आगे कहती है, किसी ने उसे नाइफ मार दिया है। यह सुनते ही जुआओ निंग के चेहरे पर मौजूद 5वीं बहन वाली नरमी एक पल में गायब हो जाती है और उसकी जगह भयानक गुस्सा आ जाता है। जिस पर वो धीरे से कहती है, जिसने भी उसे हाथ लगाया है, याओ नियांग उसे अपने हाथों से खत्म करेगी। पिल्यूसी मानती है कि उसकी पहुंच अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट तक नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो अपनी पुरानी दुश्मन जुआओ निंग के पास आती है। जिस पर जुआओ निंग ठंडी आवाज में कहती है, लगता है कुछ लोग 12 घंटे के अंदर मेरा नाम भूल गए हैं। ठीक है, मैं उन्हें फिर से याद दिलाती हूँ। उसी समय हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी अभी खत्म हुई होती है और जब पुलिस मुझसे सवाल करती है, तब मैं हैरानी वाली शांति के साथ जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ, किलर का डीएनए मेरे नाखूनों में होना चाहिए, शायद वो तुम्हारे काम आए। ऐसा लग रहा होता है जैसे पुलिस पहले भी ऐसे केसेस देख चुकी है। जिस पर वो जल्दी से बात खत्म करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटकर चैन की सांस लेता हूँ। लेकिन मैं इतना शांत क्यों हूँ, इसकी वजह मूवीज नहीं है। असल वजह यह है कि 6 साल पहले मैंने सच में किसी को मार दिया था और उस काम में मेरी पार्टनर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जुआओ निंग थी। जैसे ही मुझे जुआओ निंग का नाम याद आता है, मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है और उसके साथ एक अजीब सा गुस्सा और डर भी वापस आने लगता है, क्योंकि 6 साल पहले जो हुआ था वो मेरी यादों में किसी जलते हुए निशान की तरह छपा हुआ है, जिस पर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उसे फिर से देखा तो बड़ी मुश्किल से उससे दूर बनाई हुई मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट जाएगी। इसी बीच झांग युवेई हाथ में खाना लेकर वार्ड में आती है। वो मेरे पास आकर कहती है, तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, सिस्टर वेई, पी ल्यूसी और शु शाओशुआंग कहाँ हैं? वो दोनों क्यों नहीं आई? मैं पूछना तो चाहता हूँ कि वो दोनों आखिर कहाँ गई हैं, लेकिन झांग युवेई मेरी सारी आदतें पहले से समझती है। जिस पर वो मुझे घूर कर कहती है, उनके पास जरूरी काम है, तुम बस यहाँ चुपचाप लेटे रहो। भले ही वो बात को कैजुअली टाल देती है, लेकिन मुझे साफ महसूस होने लगता है कि क्लाउड सिटी में कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। और मेरा अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि इस समय पूरा क्लाउड सिटी हिल चुका होता है। ऊपर से देखने पर मेरे नाम से जुड़े 30 से ज्यादा टॉपिक्स हॉट सर्च में चल रहे होते हैं और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि ऑब्सिडियन ग्रुप अचानक 10 मिलियन का रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है। जो भी उस किलर के बारे में कोई जानकारी देगा उसे सीधे 10 मिलियन मिलेंगे, जिस पर पूरे शहर के लोग पागल हो जाते हैं। अब लोग सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने वाले उस पैसे के लिए भी किलर को ढूंढ रहे होते हैं। और सिर्फ शहर की नॉर्मल दुनिया ही नहीं, क्लाउड सिटी की अंधेरी दुनिया भी हिल चुकी होती है। हर छोटे बड़े गैंग का बॉस एक जगह जमा होता है और उन्हें इतना चुप कराने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, जुआओ निंग। एक पुराने अंडरग्राउंड हाइडआउट में जुआओ निंग अब फिर से अपनी पुरानी पहचान में लौट चुकी होती है। वो अपना सूट पहन चुकी होती है और अब वो किसी अमीर बिजनेस वुमन की तरह नहीं, बल्कि गोस्ट यिन गैंग की रदरलेस बॉस लग रही होती है। तभी श्यूकाई नाम का एक आदमी
अपने साथियों के साथ अंदर आता है। वो न सिर्फ बेअदबी से बात करता है बल्कि झूनिंग का मजाक उड़ाने की भी कोशिश करता है, जिस पर वो हंसते हुए कहता है, झूनिंग, तुम्हारा इतना गुस्सा देखकर लगता है कि तुम अभी भी वही पुरानी औरत हो। यह सुनते ही झूनिंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की, लगता है तुम जीना नहीं चाहते। शू कै अभी अपनी जगह से उठता ही है कि अगले ही पल पीछे से एक स्वॉर्ड उसके शरीर को पार कर जाती है, जिस पर शू काई वहीं जम जाता है और जुआओ निंग उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ कूड़े का ढेर हो। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एक्शन से सबको बता देती है कि क्लाउड सिटी में अभी भी असली रूल उसी का चलता है। फिर वो धीरे से हाथ हिलाती है और शिव काई की बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जिस पर वो बाकी लोगों से कहती है, अगर कोई मुझे छूने की बात करेगा तो उसका यही हाल होगा। बाकी 4 गैंग बॉसेस ये देखकर इतने डर जाते हैं कि वो अपना सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद जुआओ निंग वापस शांत होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वो धीरे से कहती है, 4 घंटे के अंदर पता करो जिसने झो यांग पर अटैक किया वो किसके नीचे काम करता है। अगर तुम लोगों ने पता लगा लिया तो गोस्ट यिन गैंग तुम्हें अपना टेरिटरी दे देगा, लेकिन अगर नहीं पता लगा पाए तो फिर तुम्हारा एंड शुका जैसा होगा। यह सुनते ही पूरे क्लाउड सिटी की अंडरग्राउंड दुनिया पागलों की तरह किलर को ढूंढने में लग जाती है। और इसी समय मैं हॉस्पिटल में बेड पर बैठा हुआ झांग युवेई के छिले हुए एप्पल खा रहा होता हूँ। तभी झांग युवेई कहती है, शू शाओशुआंग ने ऑब्सीडियन ग्रुप से 10 मिलियन का रिवॉर्ड निकलवा दिया है। यह सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम वो लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन झांग युवेई तुरंत मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम सच में बहुत बड़े स्कमबैग हो। तुम्हारी वजह से मीडिया, पूरे क्लाउड सिटी के लोग और यहाँ तक कि गैंगस्टर्स भी पागल हो चुके हैं। जिस पर मैं अचानक रुक जाता हूँ, क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ गैंगस्टर वाला वर्ड मुझे अजीब लगता है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। झांग युवेई का चेहरा एक पल के लिए घबरा जाता है और फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है, जिस पर मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। मैं तुरंत बेड के पास की रेलिंग पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जुआओ निंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो सच में इस मामले में उतर गई है तो वो किलर को पुलिस के हवाले नहीं करेगी, वो सच में उसे मार डालेगी। उसी समय रेड गोस लोन कंपनी के अंदर यूलिन सोसाइटी का तीसरा बॉस लूसन अपने 2 आदमियों पर गुस्सा कर रहा होता है। ये वही 2 लोग होते हैं जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था। उनमें से एक ने मुझे नाइफ मारा था और दूसरा बाहर मोटरसाइकिल लेकर इंतजार कर रहा था। वो तो लालच में आकर मेरे ऊपर अटैक करने वाले उन दोनों लोगों का सिर भी ऑब्सीडियन ग्रुप को बेचकर 10 मिलियन का रिवॉर्ड लेना चाहता था। लेकिन तभी उसे बॉस वांग चेनक का फोन आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि 6 साल से गायब जुआओ निंग भी खुद लोगों को ढूंढने निकल चुकी है, वो सीधे डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। जिस पर लू वॉल तुरंत फैसला करता है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जगह अब सेफ नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला उसका छोटा साथी उसके साथ मरना नहीं चाहता था, जिस पर वो चुपके से ऑब्सीडियन ग्रुप को फोन कर देता है और कुछ ही देर में सारी जानकारी शो शाओशुआंग तक पहुंच जाती है। वो घृणा से हंसती है और पुलिस को फोन करने के बजाय सीधा उनकी लोकेशन जुआओ निंग को भेज देती है, क्योंकि वो चाहती है कि कानून से पहले वो कमीने लोग असली नरक का दर्द महसूस करें। उसी समय यूलिन सोसाइटी का बॉस वांग चेन अभी भी के टीवी में बैठा हुआ होता है। उसकी गोद में एक लड़की होती है और वो शराब पीते हुए गाना सुन रहा होता है। वो अभी भी अपने मजे में डूबा होता है और सोच रहा होता है कि घोस्ट ये नान्या कोहियन गैंग का एरिया अब उसका हो जाएगा। लेकिन तभी के टीवी का दरवाजा खुलता है और जुआओ निंग अंदर आती है, जिस पर वांग चेनक का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी जान जैसे शरीर से निकल जाती है। वो कांपते हुए कहता है, सिस्टर जुआओ, आप यहाँ कैसे? जिस पर जू निंग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, काफी मजे कर रहे हो, लाओ वांग। वांग चेन जल्दी से कहता है, सिस्टर जुआओ, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, ये काम मेरे आदमी ने नहीं किया। यह सुनकर जुआओ निंग हंस पड़ती है, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा साफ दिखाई देता है। फिर वो उसके सामने एक वॉइस रिकॉर्डर फेंक देती है। उस रिकॉर्डर के अंदर लू वॉल की आवाज होती है। वो भागने की बात कर रहा होता है, जिस पर वांग चेन वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी जो बात उसने बोली थी उसके आदमी ने उसी पल उसे झूठा साबित कर दिया। फिर जुआओ निंग सिर्फ इतना कहती है, इसे ले जाओ। उसी समय लू वॉल उन दोनों लोगों को लेकर शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनकी कार स्टार्ट होने से पहले ही 2 बड़े ट्रक्स आकर रास्ता रोक देते हैं, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा आदमी हाथ में सोर्ड्स और हथियार लिए हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन लोगों को देखकर लू वॉल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर वो चुपचाप कार से बाहर निकल आता है। इसी बीच हॉस्पिटल के कमरे में शाओशुआंग चुपचाप मेरे पास बैठी होती है। वो अपना सिर नीचे करके मेरे बहुत करीब बैठी रहती है। सुबह हुई लड़ाई को याद करके वो अभी भी थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन मुझे देखकर वो फिर से उसी छोटे पप्पी जैसी बन जाती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और जब मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे लिए पूरे शहर में 10 मिलियन का रिवॉर्ड लगवा दिया, तो मेरे दिल में एक अजीब सी मिठास महसूस होने लगती है, जिस पर मैं उसके सिर पर हाथ फेर देता हूँ। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ मैं तुरंत पूछता हूँ, सच बताओ, क्या जुआओ निंग भी इसमें शामिल है?
जिस पर शू शाओशुआंग एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो धीरे से सच बता देती है। वो कहती है, पे ल्यूसी ने ही जुआओनिंग को ढूंढा था। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आता है। पे ल्यूसी पहले से ही मेंटली अनस्टेबल है और जुआओनिंग ऐसी औरत है जो बिना पलक झपकाए किसी को भी मार सकती है। मैं जैसे ही इन दोनों को एक साथ इमेजिन करता हूँ, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि मैं सच में डर जाता हूँ। एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर गर्म हवा में मौत की बदबू फैली हुई होती है। लुचियांग और उसके दोनों आदमी जुआओनिंग और पेई ल्यूसी के सामने घुटनों पर बैठे होते हैं, जिस पर जुआओनिंग अभी तक कुछ नहीं करती। वो बस पीछे खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती है। आखिरकार टूटकर लुचियांग सब सच बता देता है। वो झो वेनाओ का नाम लेता है। यह नाम सुनते ही पेई ल्यूसी की आंखों में पागलपन फिर से भर जाता है। उसे तुरंत अपनी पुरानी नरमी पर पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि उसने झो वेनाओ को छोड़कर गलती की, जिस पर वो ठंडी आवाज में कहती है, मुझे एक नाइफ दो। उस पल ये फेमस एक्ट्रेस पूरी तरह बदल जाती है। वो किसी बदला लेने वाली शैतान जैसी लगने लगती है। वो नाइफ पकड़कर लू चियांग और उसके आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके शरीर से निकलती हुई खून की प्यास वहाँ मौजूद हर इंसान को डरा देती है। लेकिन जैसे ही वो नाइफ उठाती है, तभी उसका फोन बज जाता है, जिस पर फोन की स्क्रीन पर मेरा नाम दिखाई देता है। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आंखों का वो लालपन धीरे धीरे कम होने लगता है। वो तुरंत अपनी आवाज नरम करके कहती है, जोयांग, तुम्हारी चोट कैसी है? लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत गुस्से में होता हूँ। मैं बिना कुछ घुमाए सीधे कहता हूँ, अगर तुमने किसी को मारा तो फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। फिर ल्यूसी जैसी पागल लड़की के लिए ये बात किसी सजा से कम नहीं होती। जिस पर वो मजबूरी में बहुत दुखी होकर अपने गुस्से को रोक लेती है। फिर वो फोन जुआओनिंग को दे देती है, जिस पर फोन हाथ में लेते ही ये अंडरवर्ल्ड क्वीन तुरंत अपनी आवाज बदल देती है। वो हंसते हुए कहती है, डियर, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? लेकिन मैं उसे भी गुस्से में डांटना शुरू कर देता हूँ। मैं उसे साफ कहता हूँ कि अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जुआओनिंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और वो अंदर ही अंदर और ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं उसे डांटता हूँ वो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फोन रखने के बाद मैं किसी तरह राहत की सांस लेता हूँ। कम से कम मैंने पेई ल्यूसी के हाथ खून से रंगने से रोक लिया था। लेकिन दूसरी तरफ जुआओनिंग की आंखें फिर से ठंडी हो जाती हैं। वो लू चियांग और उसके आदमी की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, मैंने जोयांग से वादा किया था कि पेई ल्यूसी किसी को नहीं मारेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन कचरों को छोड़ दूंगी। उधर झांग युवेई पूरे दिन मेरे साथ लगी रहती है और जब वो जाने लगती है तो मेरे कान के पास आकर धीरे से कहती है, मेरी बहन यहाँ नहीं है, इसका फायदा उठाकर किसी और लड़की के साथ कुछ मत करना। यह कहकर वो मुझे घूरती है और फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद शू शाओशुआंग मेरे बेड के पास बैठी रहती है। वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि आखिरकार बेड के किनारे सिर रखकर वहीं सो जाती है, जिस पर मैं धीरे से उससे कहता हूँ, तुम ठीक हो? पहले बैठ जाओ। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? वो धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ मैं नाराज हूँ। लेकिन फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था। फिर वो अपना सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, असल में ये सब मेरी गलती है। अगर मैं झो वेनाओ को पूरी तरह खत्म कर देती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। झो वेनाओ ही मर्डरर है, उसी ने पैसे खर्च किए थे। उसने मुझे लाल आंखों के साथ बताया था कि मैन मास्टरमाइंड झो वेनाओ ही है, बस वो 6 साल पहले वाली अगली फैमिली रिवेंज लेने नहीं आई है। जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ और कहता हूँ, खुद को ब्लेम मत करो, इस मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो पूछता है, तो क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो 5th चाइल्ड कैसे जीता? लेकिन मैंने उसकी बीमारी को कम समझ लिया था। यह सुनते ही उसके दिमाग में इस बात का मतलब कुछ और ही बन जाता है। उसके मन में बस यही चलता है, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाता। जिस पर पेई ल्यूसी एक्साइटेड होकर उठता है और मुझे घूरने लगता है। फिर वो कहता है, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। जिस पर मैं कहता हूँ, 1 मिनट रुको, शाओजुआंग अभी भी यहाँ है। लेकिन वो कहता है, उसकी परवाह मत करो, यांग को सिखाने दो, तुम बस मेरे साथ चलो। जिस पर उसके दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ पेई ल्यूसी आखिरकार होश में आता है और शू शाओशुआंग भी डर जाता है। जिस पर वो पूछता है, क्या हुआ? और फिर ऐसे ही मुझे दूसरी बार ऑपरेटिंग रूम में धक्का देकर ले जाया जाता है। उसी समय युनचेंग में पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है, जिस पर पेई ल्यूसी और जुआओनिंग की मदद से झो वेनाओ के हंगरी पर असैसिनेशन की खबर सारे हेडलाइंस में छा जाती है। और फिर झो निंग मा जाई एर्गो को टीम पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिस पर झो वेनाओ पूरी तरह खत्म हो जाता है। और मैं इस भारी प्यार की वजह से हॉस्पिटल बेड पर लगभग सब कुछ कन्फेस कर देता हूँ, क्योंकि पिछली रात मेरे घाव फिर से फट गए थे। जिस पर मुझे फिर से ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। पेई ल्यूसी चुपचाप खुद को ब्लेम करता रहता है और यहाँ तक कि शू शाओशुआंग जो पहले गुस्सा होना चाहता था वही उसे उल्टा समझाने लगता है। वो कहता है, रोना बंद करो, वो अब डेंजर से बाहर है। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। लेकिन रात के 2 बजे तक भी मेरा ब्लीडिंग पूरी तरह बंद नहीं होता और जब मैं दोबारा जागता हूँ तब दोपहर हो चुकी होती है। जिस पर सबसे पहले मुझे जुआओनिंग का बढ़ा चढ़ा फिगर दिखाई देता है और फिर वो मेरा सिर अपनी बाहों में दबा देती है। उसकी वो पुरानी सॉफ्टनेस
मुझे लगभग डुबो ही देती है, लेकिन एबॉट की वार्निंग याद करके मैं उसे धीरे से दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये औरत इतनी टेम्पिंग थी कि मुझे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं उसके साथ बाकी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स को मिलाकर जितनी बार रूम नहीं लिया उससे ज्यादा बार उसके साथ ले चुका हूँ, जिस पर मुझे 6 साल पहले की बात याद आती है जब मैं सेकंड ईयर में था। उस बारिश वाली रात में मैं अभी अभी झांग युवेई को गली से छोड़कर वापस आया था और तभी मैंने जुआओ निंग को बचाया था, जो पूरी तरह खून से ढकी हुई थी। शुरुआत में मैंने बस उसे उठाया और एक छोटे से किराए के कमरे में रख दिया, जो मैं मुश्किल से अरेंज कर पाया था। उस समय मैं खुद भी दागों और खून से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसके घाव ठीक होने लगे उसका चेहरा किसी और ही लेवल का दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ और मुझे समझ आता है कि मैंने कैसी खतरनाक औरत को बचाया है। वो क्लाउड सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर ग्रुप की तीसरी लीडर थी और फिर जुआओ निंग मुझे बताती है कि पावर की लड़ाई में वो हार गई थी, जिस पर अब उसे सेकंड बॉस टेरर पीछा करके मारना चाहता था और वो अकेले मरना चाहती थी। लेकिन शायद उस रात बिछड़ने वाली फीलिंग की वजह से मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, मैं तुम्हें न जाने नहीं दूंगा। फिर मैं कहता हूँ, अगर सीजुन की परेशानी की वजह से मरना ही है तो चलो साथ मरते हैं। और फिर उसी रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद हम एक पागल प्लान बनाते हैं। मैं खुद जाकर फियर ऑफ लू से मिलता हूँ। मैं उसके सामने एक लालची आदमी होने का नाटक करता हूँ और कहता हूँ, मुझे 10 लाख चाहिए, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि जुआओ निंग कहाँ है। जिस पर लू सच में मेरे झांसे में आ जाता है और फिर वो अपने आदमियों के साथ मुझे अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे ही उसके आसपास की सिक्योरिटी ढीली पड़ती है, मैं अचानक टेबल के ऊपर से कूद जाता हूँ, फिर वाइन बॉटल तोड़ता हूँ और भेड़िए की तरह उसके गले पर मार देता हूँ। मुझे याद नहीं कि उस समय कितना दर्द हुआ था, मुझे बस इतना याद है कि हर तरफ खून था और मेरे सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी। और जब मुझे दोबारा होश आता है तब तक लुओ मर चुका होता है। यही मेरा सीक्रेट था, मेरे शांत चेहरे के नीचे छुपा हुआ, क्योंकि 6 साल पहले ही मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने किसी को मार दिया था। जिस पर जुआओ निंग को देर से यह बात समझ आती है और वो कहती है, तुम पागल हो, वापस स्कूल जाओ, यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो आखिर में मुझे स्कूल वापस भेज देती है और फिर 3 महीने बाद मैं और जुआओ निंग एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद हमारा रिलेशन काफी स्मूथली चलने लगता है। जुआओ निंग मुझसे 5 साल बड़ी है और वो इकलौती औरत है जिसने मेरे 4 लड़कियों के साथ चल रहे रिलेशन को पहले ही समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि वो 3 साल पहले क्लाउड सिटी छोड़कर चली गई थी और फिर उसने मुझे पागलों की तरह ढूंढा जब तक कि उसने मेरा हॉट सर्च नहीं देख लिया। जिसके बाद वो विदेश से वापस उड़कर आ जाती है, जिस पर हॉस्पिटल बेड के सामने खड़ी जुआओ निंग की आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगते हैं और वो पूछती है, इस बार तुम कितने समय के लिए रुकने वाले हो? जिस पर मैं कहता हूँ, मैं युनचेंग में रहूंगा। सच कहूँ तो पिछले 3 सालों में मैं बस 4 सेकंड के लिए ही दूर गया था। फिर मैं अपना सीना थपथपाता हूँ और उससे कसम खाकर कहता हूँ। लेकिन जुआओ निंग मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, बल्कि वो धीरे से अपना कॉलर नीचे करती है और मेरी तरफ झुक जाती है, जिस पर मेरी सारी डिफेंस एक पल में टूटने लगती है और मैं लगभग कंट्रोल खोने वाला होता हूँ। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और फिर झांग युवे हाथ में लंच बॉक्स लेकर अंदर आती है। वो लाल चेहरे के साथ मुझे देख रही होती है, लेकिन अगले ही पल झांग युवेई का एक्सप्रेशन दोनों औरतों की डरावनी नजरों के बीच गायब हो जाता है, जिस पर कमरे के अंदर एक अजीब सी टक्कर शुरू हो जाती है। जुआओ निंग तुरंत झांग युवेई को पहचान लेती है, वही इंसान जिसने 3 साल पहले मुझे युनचेंग से भागने में मदद की थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो गुस्सा नहीं होती, बल्कि ताली बजाकर कहती है, झायोंग के हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्यों ना हम तीनों साथ ट्रिप पर चलें? यह सुनकर झांग युवेई वहीं पर पूरी तरह स्टंड रह जाती है, क्योंकि उसने शायद कभी इस अंडरवर्ल्ड गॉड मदर की इतनी अजीब सोच इमेजिन नहीं की थी। और फिर वार्ड के अंदर की हवा जैसे पूरी तरह जम जाती है। खुद को बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कहने लगता हूँ कि मैं कोई औरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, क्योंकि झांग युवेई दांत भींचकर कहता है कि जब समय आएगा तब वो इस बारे में सोच लेगा। जिस पर उसकी इतनी हद तक टॉलरेंस देखकर मैं लगभग पूरी तरह उसकी सॉफ्टनेस में डूबने लगता हूँ। और तभी जैसे कोई हीरो सही समय पर आता है, वैसे ही अचानक 2 लोग सामने आ जाते हैं। वो थे शु शाओशुआंग और पेई ल्यूसी की माँ, जिनके आते ही वार्ड का माहौल एक पल में खराब हो जाता है, क्योंकि जुओ निंग अभी अभी हम तीनों के साथ घूमने का आइडिया दे चुकी थी। लेकिन ये दोनों इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे, जिस पर शु शाओशुआंग गुस्से और शर्म से भर जाता है और कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम घायल हो तो जो चाहो वो कर सकते हो, मेरे सामने ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा मेस है। और फिर पेई ल्यूसी तो और भी आगे बढ़ जाता है, वो सीधे मेरा हाथ पकड़ लेता है और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। लेकिन उनकी इरिटेट रिएक्शन देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मैं वही बात दोबारा कह देता हूँ, क्योंकि बात का मतलब सच में वही था। मैंने उन्हें कहलाई इरादा नहीं किया था। जिस पर जुआओ निंग जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा नीचे कर देती है और फिर वो अपनी चेस्ट मेरी तरफ झुकाकर कहती है, जुयांग, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या फिर सिस्टर शाओशुआंग? जिस पर इंस्टिंक्ट की वजह से मेरी नजर वहीं अटक जाती है और इसी बार मैं सच में पूरी तरह फंस जाता हूँ। जिस पर जुआओ निंग हंसने लगती है
और कहती है, झाओ यांग, तुम सच में बिल्कुल भी सीधे इंसान नहीं हो। और फिर लड़कियों की चिल्लाने की आवाज के बीच मेरा घाव उम्मीद के मुताबिक फिर से खुल जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में बिताए गए 10 दिनों के दौरान झो वेनाओ ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में खो गई हो। पुलिस उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देती है और उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो जाता है, जिस पर जुआओ निंग और शु शाओशुआंग भी पूरे क्लाउड सिटी में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चलता। फिर जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, उसी दिन जुआओ निंग का फोन आता है और वो हल्की सी हंसी के साथ मुझे बताती है कि झो वेनाओ मिल गई है और उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाया गया है। जिस पर मैं पूछता हूँ वो कहाँ मिली। तब पता चलता है कि भागते समय झो वेनाओ को उसकी एक फीमेल फैन पहचान लेती है। वो फैन बाहर से छोटी और मासूम दिखती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में उसने झो वेनाओ के साथ बहुत पॉलिटली बिहेव किया, लेकिन बाद में जब झो वेनाओ उसके साथ रहने लगी तब उस फैन ने उसे ड्रग्स दे दिए और आयरन चेन से बांध दिया। इसके बाद पूरे 8 दिनों तक झो वेनाओ, जो पहले सबकी नजरों में आइडल थी, अब एक कोने में बंद खिलौना बनकर रह जाती है। वो हर दिन सिर्फ डॉग बाउल में बचा हुआ खाना खाती है और फिर एक दिन दरवाजा दोबारा खुलता है, जिस पर अंदर कई और फीमेल फैंस आ जाती हैं। उन सबकी आंखों में पागलपन भरा होता है। वो रोते हुए चिल्लाती हैं, मेरा भाई सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। और फिर वो झो वेनाओ के साथ बुरी तरह बिहेव करने लगती हैं, जिस पर झो वेनाओ का दिमाग आखिरकार पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार समझ आता है कि वो जिन फैंस को हमेशा कंट्रोल करती थी, वही आज उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुके हैं। जिस पर वो हिस्टेरिकल होकर हंसने लगती है और चिल्लाकर कहती है, तुम सब इडियट्स हो। मैंने कभी सच में तुम लोगों की परवाह नहीं की। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं कभी तुम्हारे साथ इतना बोरिंग ड्रामा नहीं करती। यह सुनते ही उन फीमेल फैंस की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है और फिर वो गुस्से में पास रखा डॉग बाउल उठाकर उसके सिर पर मार देती हैं, जिसके बाद वो सब उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। लगभग उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां की फीमेल फैंस पूरी तरह पागल हो चुकी होती हैं और झो वेनाओ के साथ बुरी हालत कर रही होती हैं, जिस पर झो वेनाओ पूरी तरह मेंटली टूट चुकी होती है। और यहाँ तक कि वो फीमेल फैंस पुलिस के आने के बाद भी उन पर पागलों की तरह अटैक करने लगती हैं। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं झो वेनाओ से नफरत करता हूँ, जिस पर मैं शांति से जवाब देता हूँ, मैं उससे या उसके फैंस से नफरत नहीं करता। वो दोनों बस बहुत बीमार लोग हैं जिनकी सोच और वैल्यूज पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। जिस पर मॉनिटर में दिखाई दे रही झो वेनाओ का चेहरा बिल्कुल खाली होता है और पुलिस कहती है कि उसकी मेंटल कंडीशन अब खराब हो चुकी है। लेकिन मैं जानता हूँ अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में जिएगी कि कोई पागल फैन फिर से उसके सामने आ जाएगा और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। इसके बाद उसी दिन जुओ निंग मुझे 3 साल पहले वाले पुराने शहर में वापस ले जाती है। हम दोनों सोचते हैं कि उस सानहे होटल में जाएंगे जहां हम पहली बार डेट पर गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं अंदर से आवाज आने लगती है, जिस पर हमें पता चलता है कि कुछ लोकल गुंडे होटल की मालकिन से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं। यह देखकर जुआओ निंग हल्का सा हंसती है, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत फेमिलियर था। अंडरग्राउंड वर्ल्ड का यही तरीका था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जुआओ निंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर कहती है, आजकल के यंग लोग सफाई के रूल्स तक भूल गए हैं। जिस पर सामने खड़ा गुंडा उसे डांटने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो जुआओ निंग का चेहरा देखता है उसके हाथ से स्टील पाइप नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो जुआओ निंग थी। भले ही उसे इस दुनिया से गए 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस जगह पर आज भी उसका नाम सुनकर लोग डरते थे, जिस पर वो सारे गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं और फिर हम दोनों उसी पुराने विंडो सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी जुआओ निंग का फोन बजने लगता है। वो कुछ देर तक फोन को देखती रहती है और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो जाता है, जिस पर वो अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाती है और तब मुझे पता चलता है कि शु शाओशुआंग के पिता ने अपने बिजनेस के घाटे को भरने के लिए उसकी शादी कहीं तय कर दी है। जिस पर जुआओ निंग मेरी तरफ देखकर कहती है, लगता है तुम्हारी छोटी बहन को जबरदस्ती किसी और से शादी करनी पड़ेगी, या फिर क्या वो भी मेरी तरह तुम्हारी औरत है? ये कोई सौदेबाजी का सामान नहीं है। मेरी मदद करो, पे ल्यूसी और जांग युवेई से कांटेक्ट करवाओ, क्योंकि जब वो सब मेरे साथ चलना चाहते हैं तो फिर हम सब मिलकर इस क्लाउड सिटी का आसमान बदल देंगे। क्लाउड सिटी होटल की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर शादी के नाम पर एक बैंक्वेट चल रहा होता है, लेकिन असल में वहाँ एक टेक ओवर होने वाला होता है, जिस पर शु शाओशुआंग झू मो के साथ अपने पिता के पास बैठी होती है और सामने वही लोग बैठे होते हैं जिनसे उनका कर्ज जुड़ा हुआ था। फिर जैसे ही रिंग एक्सचेंज होने वाली होती है, बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुल जाता है, जिस पर मैं 3 साल की दूरी और 20 दिनों की तैयारी के बाद बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अंदर चला आता हूँ। और मेरे पीछे कोई आर्मी नहीं होती, बल्कि क्लाउड सिटी की सबसे खतरनाक और सबसे अमेजिंग 3 औरतें खड़ी होती हैं, जिस पर जुआओ निंग अपने ब्लैक सूट पहने आदमियों के साथ हॉल के सारे एग्जिट ब्लॉक कर देती है और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, आज यहाँ कोई डील नहीं होगी, मैं इस जगह पर होने वाला हर ट्रेड रोक दूंगी। इसके बाद पेई ल्यूसी सामने खड़ा होता है। चारों तरफ मीडिया के कैमरा फ्लैश हो रहे होते हैं, लेकिन वो बिना डरे मेरा हाथ पकड़ लेता है और फिर सबके सामने अनाउंस करता है कि झो वेनाओ खत्म हो चुकी है और अब जो भी मेरे आदमी को छूने की कोशिश करेगा वो सीधे मेरे खिलाफ जाएगा।
जिस पर झांग युवेई भी आगे आता है। उसके हाथ में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो बिल्कुल शांति से सामने बैठे हेयाओ ग्रुप के लोगों से कहता है, तुम्हारा सारा कर्ज हमारी मीडिया कंपनी और होंगान ग्रुप मिलकर चुका देंगे। यह सुनते ही शु श्याओ शुआंग खुद को रोक नहीं पाती और सीधे भागकर मेरी बाहों में आ जाती है। इस बार किसी ने भी मुझ पर किसी का दिल चुराने का इल्जाम नहीं लगाया। और फिर देर रात जब यह सारा हंगामा खत्म हो जाता है, तब मैं वापस उस छोटे से किराए के घर में लौटता हूँ। लेकिन अब वहाँ हर तरफ 4 औरतों की मौजूदगी और उनकी खुशबू फैली होती है, जिस पर मैं चुपचाप अपने दिल में मान लेता हूँ कि इन चारों के साथ पूरी जिंदगी बिताने का जो माहौल है वो अब पहले जैसी टेंशन से बदलकर एक अजीब सी हार्मनी में बदल चुका है। और फिर मैं सोफा के बीच में बैठा होता हूँ और मेरे सामने वो 4 चेहरे होते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल भर जाए, जिस पर मैं अपने मन में समझ जाता हूँ कि ये अब वो 4 नाव नहीं है जो कभी भी डूब सकती थीं, बल्कि ये एक ऐसा नरम पिंजरा है जिससे मैं अब कभी निकल नहीं पाऊंगा। और सच कहूँ तो अब मैं निकलना भी नहीं चाहता। क्लाउड सिटी की रात अभी भी उतनी ही खूबसूरत और डेंजरस लगती है और मेरी यह शूरा फील्ड वाली कहानी अब जाकर अपने सबसे बड़े चैप्टर में एंटर करती है।